नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या साल 2047 में भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है? क्या ग़ज़वाए हिंद के ख्वाब देखने वाले उसे हकीकत में उतारने का खतरनाक प्लान शुरू कर चुके हैं? कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट से तो यही लगता है, जिसमें 4 चरणों में 2047 तक भारत को इस्लामिक शासन बनाने का रोड मैप का पूरा ब्यौरा है। इसमें देश के बहुसंख्यक समाज को कायर बताते हुए 10% मुसलमानों के दम पर उन्हें घुटने पर लाने की बातें लिखी हैं। बिहार पुलिस ने दस्तावेज मीडिया में जारी कर दिए, जिससे पीएफआई का ये गोपनीय और खतरनाक प्लान तो पूरा देश जान गया है। लेकिन कैसे तीसरे चरण तक आते आते ही इस प्लान की धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो समझना जरूरी है। हालांकि पीएफआई के इस गोपनीय दस्तावेज में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप बनाया गया है, वो दूसरे चरण तक तो काम कर रहा था। ये पिछले कुछ साल से देश में लगातार घट रही घटनाओं से समझा जा सकता है, जिससे ये भी साफ होता है कि पिछले कुछ साल में देश को अस्थिर करने के लिए जो विवाद और घटनाएं घटित हुई हैं, वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का ही एक हिस्सा थी, जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई की सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि पीएफआई को लेकर बिहार के फुलवारी शरीफ से जो खुलासा हुआ है, वो इसकी पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 साल में भारत में जितने भी बड़े विवाद या दंगे हुए हैं, उनमें पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कनेक्शन लगातार सामने आता रहा है। फिर चाहे सीए विरोधी आंदोलन हो, दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन में भी इनके घुसे होने की जानकारी सामने आई थी, हिजाब विवाद हो, हिंदू नववर्ष के दंगे हो, या रामनवमी में देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो, या फिर अभी ये नुपुर शर्मा वाला विवाद हो। हर मामले में पीएफआई का नाम सामने आया है। अब बिहार पुलिस ने खुफिया एजेंसी के इनपुट पर फुलवारी शरीफ से 5 आतंकी पकड़े हैं, जो पीएफआई और उसके राजनीतिक विंग एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ट्रेनर्स हैं। उनमें से एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड का रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है और इससे पहले भारत में बैन हो चुके आतंकी संगठन स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़ा था। और दूसरा अतहर परवेज है, जो 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके के आरोपी का भाई है। वो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो 2013 में गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली में हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 89 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बिहार पुलिस ने इन्हीं का तीसरा आरोपी पकड़ा, जिसका नाम मारगुफ अहमद दानिश उर्फ ताहिर है, जो 2006 से 2020 तक दुबई में काम कर चुका है। ये लोग मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर मुसलमानों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके अलावा 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जिनमें कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है। तो पहली ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बिहार के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए पीएफआई के इन सभी आतंकियों का बैकग्राउंड क्या है। एक पहले पुलिस में अधिकारी था, दूसरा जिहादी आतंकवादी का भाई है, तीसरा दुबई में नौकरी करने वाला है, जो नामजद है वो अलग अलग प्रोफेशन के हैं। मतलब सब एकदम अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन सबकी जिहादी सोच और मकसद एक जैसा है और सभी पीएफआई के एक्टिव मेंबर हैं। ताहिर तो पाकिस्तानी नंबर से बनाए गए 2 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है, जिसमें एक ग्रुप का नाम ग़ज़वाए हिंद है। इनमें खाड़ी देशों और बांग्लादेश के लोग भी जुड़े हुए थे। इन ग्रुप्स में देश विरोधी और जिहाद की बातें होती थी। इसके अलावा इनके पास से पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पैम्फलेट और पीएफआई का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिला है, जिसमें पीएफआई का मिशन 2047 है, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का रोड मैप बताया गया है। इसमें भारत को लेकर कितने खतरनाक प्लान्स हैं, ये देखकर आम लोग हैरान हो रहे हैं। लेकिन जो लोग लंबे समय से पीएफआई की गतिविधियों और उनके मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं दिखेगी, क्योंकि जो जो कुछ उसमें लिखा गया है, उस पर पीएफआई लगातार कई साल से काम करती हुई नजर आ रही है और देश की खुफिया एजेंसियां यानी आईबी और रॉ को इसकी जानकारी ना हो, ऐसा असंभव है। पटना में ये जो सभी आतंकी पकड़े गए हैं, ये भी पटना पुलिस ने आईबी की सूचना के आधार पर ही गिरफ्तार किए हैं। अब जरा इनके पास से जब्त पीएफआई के 8 पेज के दस्तावेज भारत 2047 के मिशन इस्लामिक शासन में लिखी बातें और पिछले कुछ साल में हुए देश में हुई घटनाओं के तार जोड़ेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि कितनी तेजी से ये अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। पहले पेज में भारत के मुसलमानों को उकसाया गया है कि तुमको देश में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। फिर उन्हें उकसाया जा रहा है कि तुम वो लोग हो जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ राज कर रहे थे।
तुम उस कौम से हो जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इसमें मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है कि देश में आजादी के बाद से तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि आजादी के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर क्या क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के जो 4 चरण बताए गए हैं, उसमें पहले चरण में लिखा है कि देश में जहां कहीं भी मुसलमान हो उन्हें इकट्ठा होकर पीएफआई से किसी भी तरह जुड़ना होगा और हर क्षेत्र के, हर सेक्टर के मुस्लिमों को पीएफआई से जुड़ने को कहा गया है, जिसके लिए पीएफआई समेत इसकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे लोगों को नए सदस्यों की भर्ती करके इसका विस्तार करने को कहा है और साथ में पीई ट्रेनिंग के लिए लोगों की भर्ती की बातें लिखी हैं जो सदस्यों को तलवार, रॉड और बाकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे सकें, जो काम बिहार में अतहर और जलालुद्दीन और ताहिर कर रहे थे। ये दूसरे राज्यों से पीएफआई के सदस्यों को बुलाकर मार्शल आर्ट के नाम पर यही ट्रेनिंग दे रहे थे। अब जरा 2020 में सीए आंदोलन को याद कीजिए, जिसमें पीएफआई का नाम खुलकर सामने आया था। कैसे देश भर में हर वर्ग के मुसलमानों को शाहीन बाग बनाने के लिए सड़कों पर उतारा गया था। इनमें सिर्फ एसी सुधारने वाले या पंचर बनाने वाले मुसलमान नहीं थे, इनमें शायर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, बॉलीवुड के लोग भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी थे, कई पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी थे, टीचर्स भी थे। अब हर वर्ग के मुसलमान को सीए के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाकर तो बुलाया गया नहीं होगा। इनमें से कई ऐसे पढ़े लिखे मुस्लिम भी थे जो जानते थे कि सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर सड़कों पर उतरे और एक एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा भी फैलाया। हिजाब आंदोलन के नाम पर भी यही किया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सड़कों पर उतरकर एक साथ आकर वो अपने मिशन इस्लामिक शासन का यही पहला चरण पूरा कर रहे थे? दूसरे चरण के बारे में लिखा है कि हमें अपनी ताकत बढ़ाना है, हमारी शिकायतों को लेकर बड़े स्तर पर नैरेटिव फैलाना है और पीएफआई की लीडरशिप में सामूहिक तौर पर लामबंद होना है और अपनी ताकत दिखाने के लिए सिलेक्टिवली वायलेंस का उपयोग करना है और अपने विरोधियों को आतंकित करना है, जिसमें हमारे ट्रेन कार्डर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरों में आने से बचना है। इस दौरान पार्टी यानी पीएफआई भारत का झंडा, संविधान, बाबा साहब अंबेडकर जैसे कॉन्सेप्ट को ढाल बनाकर अपने असली मकसद यानी इस्लामिक शासन की मंशा को छुपाएंगे और दलितों और पिछड़ों को इसमें शामिल करेंगे। साथ ही लिखा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तक पहुंच बनानी है जिससे हम अपने पक्ष में नतीजा ला सकें। इसके लिए बाहरी इस्लामिक देशों से फंडिंग की मदद मांगी जाएगी, जिसमें तुर्की जैसे देशों का उल्लेख है। अब आप सीए विरोधी आंदोलन से लेकर हिजाब विवाद तक में जय भीम जय मीम की तस्वीरों को याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का इन सभी मामलों को लेकर रुख याद कर लीजिए। एक हाथ में संविधान और एक हाथ में पत्थर याद कर लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर दी गई दलीलें याद कर लीजिए। भारत के झंडे का अल तकिया इस्तेमाल याद कीजिए। फिर दिल्ली दंगे, उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी, हिजाब विवाद में पत्थरबाजी, हिंदू नववर्ष और रामनवमी की हिंसा में आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें याद कर लीजिए। सब प्लानिंग से ही चला। तीसरे चरण में लिखा है कि पार्टी को दलितों और ओबीसी के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें जीतनी होंगी। पार्टी को 50% मुस्लिमों का, 10% दलितों और ओबीसी का भरोसा जीतना होगा। आरएसएस और दलितों के बीच में दरार डालनी होगी। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि आरएसएस सिर्फ सवर्ण हिंदुओं के भले के लिए काम करती है। बस यहां से इनका खेला हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी जिस तरह से भारी बहुमत से जीती, उससे यह साफ हो गया कि पीएफआई की तीसरी स्टेज काम नहीं कर रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस दौरान जब लोगों को यह लग रहा था कि सीए विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे तमाम मुद्दों पर पीएफआई कनेक्शन और टूल किट सामने आने के बाद भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। जिस साजिश को देश का मीडिया और आम नागरिक तक समझ रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को पता नहीं होगा और मोदी सरकार को कुछ दिख नहीं रहा होगा। जिन दलितों और पिछड़े समुदाय को पीएफआई यहां अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, उस समाज में बीजेपी ने पकड़ बनाई। अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है जो एसटी हैं, जिसके बाद विपक्ष भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण हैं तो 20 ओबीसी हैं और 9 दलित हैं। तो तीसरे ही चरण में पीएफआई के इस्लामिक शासन के मिशन की यहां हवा निकल गई। जिस दलित और पिछड़ी जाति के समाज को वो अपना हथियार बनाने की चाल चल रही थी, वो उसके हाथ ही नहीं आ पा रहा है।
उल्टा मुसलमानों का मसीहा बनने के चक्कर में मुस्लिम समाज को भी इनकी कट्टरपंथी विचारधारा ने मुख्य समाज और देश की राजनीतिक भागीदारी से दूर कर दिया। पीएफआई के इस्लामिक राष्ट्र मिशन की चौथी और फाइनल स्टेज में लिखा है कि पार्टी यानी पीएफआई सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को किनारे करके निर्विवाद रूप से मुस्लिमों की लीडर बन जाएगी और 50% दलितों और पिछड़ों के वोट्स लेकर पार्टी उनकी भी प्रतिनिधि बन जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने आगे लिखा है कि इस स्टेज पर इतना वोट शेयर शासन करने के लिए काफी होगा और जैसे ही ये लोग पावर में आएंगे, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी सब में अपने वफादार भर लेंगे। शेख चिल्ली भी इनके ख्वाबों की औकात देखकर शर्मा जाए। मुसलमानों का पसमानदा और अशराफ का मुद्दा इनसे सुलझ नहीं रहा। शिया सुन्नी एक नहीं हो पा रहे, अहमदिया, बोहरा, बरेलवी और देवबंद के सुर नहीं मिल रहे और ये चले हैं हिंदुओं में फूट डालने। क्या देश में मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां जब ये जानेंगी कि पीएफआई उनकी राजनीति पर वार करके अकेली मुस्लिमों की नेता बनकर राज करने के सपने देख रही है, तो इन इरादों को जानकर उसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगी। पीएफआई के मिशन 2047 को बड़ा झटका नुपुर शर्मा विवाद के बाद हिंदुओं की एकता देखकर भी लगा है। जो दिल्ली में लाखों की संख्या में सड़कों पर जिहादियों का विरोध करने के लिए उतरे, तो अजमेर शरीफ में सड़कों और बाजार सूने करके उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी और कट्टरपंथ के नाम पर सर तन से जुदा करने के इरादे रखने और नारे लगाने वालों से पीएफआई के रिश्ते भी खुलकर सामने आ गए हैं। तो फिलहाल तो इस्लामिक शासन का मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है, लेकिन पीएफआई की देश विरोधी हरकतों के खुलते चिट्ठे साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीएफआई के भारत में कानूनी तौर से पर जरूर कटने वाले हैं, जिसके बाद इस्लामिक शासन के मिशन 2047 तक उड़ान बस एक हसीन ख्वाब बनकर रह जाएगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो 5 जने के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।